हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर, इसका नाम है खुशबू बसिम ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने पहचान ही लिया, आज है हमारे साथ डॉक्टर साहब। तो लास्ट वाला व्लॉग, इनका कोई इंट्रोडक्शन का कोई मोहताज नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट वाला व्लॉग जो गाइस आपने बहुत सारा प्यार दिया उस व्लॉग में, थैंक यू सो मच। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो भी आजकल बहुत कॉमन है और वुमेंस में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मैं चाहूँगी कि उस चीज़ के बारे में हमें डॉक्टर साहब बताएं, और क्या होता है, कैसे होती, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम पूरा डिटेल में डॉक्टर साहब से जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो बस अभी आप, आज मैं टॉपिक डिस्कस कर दूं, जो हम कर रहे हैं डिस्कस वो बता दूं मैं। जो सर्वाइकल कैंसर के ऊपर हम आज हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, पहले तो बताइए कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सीधा टॉपिक पे ही बात करेंगे। सर्वाइकल कैंसर है सर्विक्स का कैंसर। सर्विक्स क्या होता है? हमारे यूट्रस का जो लोएस्ट पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। यूट्रस है हमारा गर्भाशय, और सर्विक्स को हम बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। जब वहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होने लग जाती है, कैंसरस सेल्स की ग्रोथ होने लग जाती है, तो वहाँ पे कैंसर पनपने लग जाता है। तो उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। और ये थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन्स में वर्ल्ड वाइड, जो कि देखने को मिलता है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि ये चल रहा है तो आजकल ये कॉमन हो गया है या चल रहा है, कितने % चांसेस होते हैं मतलब होने के, और आप जैसे मैं इसके क्या कारण हैं, कैसे पनपता है ये चीज़ मैं जानना चाहूँगी। सर्वाइकल कैंसर का जो कारण है वो है एक वायरस, HPV नाम से, उसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बेसिकली ये जो वायरस है ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है ह्यूमन की बॉडी में, और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिट हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी की स्किन में टीयर है या फिर कोई एब्रेजन है या कोई चोट लग गई, उससे ब्लीड हुआ, तो अदर पर्सन के कॉन्टैक्ट से आया तो भी ये वायरस हम किसी दूसरे बॉडी में जा सकता है, एक से दूसरे में। और दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है। और इसका एक जो बेसिकली कारण है कि अगर फीमेल जो कि 18 एज से पहले सेक्सुअली एक्टिव हो जाए, 18 साल की उम्र से पहले ही जो लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है उनमें ये देखा जाता है। या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी, कोई वुमेन बार बार प्रेग्नेंट होती है, उसमें देखने को मिलता है। और भी इसके कई कारण हैं, जैसे आप वीकेंड इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी पहले ही कोई किसी डिजीज से इम्यून मतलब कॉम्प्रोमाइज है, स्मोकिंग फैक्टर है, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये कई कारण है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम अर्ली डिटेक्ट नहीं करते तो ये कैंसर में जाता है, क्योंकि एक ऐसा कैंसर है जो सडनली नहीं होता। इसको कम से कम होने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। ये स्लोली डेवलप होता है। तो अगर हमें इसके अर्ली सिम्टम्स पता है और अर्ली हम इसको डिटेक्ट करवा लेते हैं तो हम कैंसर स्टेज में जाने से रोक सकते हैं, क्योंकि इसकी एक प्री कैंसर स्टेज भी होती है। मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने सिम्टम्स बताए हैं, तो क्या HIV पॉजिटिव और इसके सिम्टम्स कॉमन हैं? जैसे आपने बोला है कि सेक्सुअली जो चीज़ें बताई हैं उससे रिलेटेड, तो इनके सिम्टम्स कॉमन है या कुछ अलग है? HIV भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है, और ये भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। और सेम इनका जो कॉन्टैक्ट का जो रीजन है वो सेम है, मतलब मेथड जो है कॉन्टैक्ट का वो सेम है, बट सिम्टम्स अलग होते हैं। HPV क्या होती है? एक हमारे जेनिटल्स का वायरस है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही रिलेटेड है, तो वहीं के अकॉर्डिंग सिम्टम्स आएंगे। जैसे इसमें क्या होता है, जो मेन सिम्टम्स देखे जाते हैं, वैसे तो कैंसर जब बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में चला जाता है तभी हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं, अर्ली सिम्टम्स नहीं आते। बट कुछ कंडीशंस में कई लोगों में अर्ली सिम्टम्स जो देखे जाते हैं वो फीमेल्स में ये देखे जाते हैं कि एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, मतलब फीमेल के रेगुलर पीरियड्स हैं, रेगुलर पीरियड्स के बाद भी वजाइना से ब्लीडिंग होना, या फिर आफ्टर, मतलब जैसे सर्कल होने के बाद, या फिर एक जो होता है हैवी ब्लीडिंग, पहले कभी हैवी ब्लीडिंग नहीं हुई बट हैवी ब्लीडिंग होना, या फिर वजाइना से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो पिंकिश रेडिश कलर का हो रहा है। पेल्विक रीजन में पेन हो रही है, मतलब नीचे लोअर रीजन में काफ़ी पेन रहता है। तो ये सिम्टम्स मिल सकते हैं इस कैंसर में। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी आपने जैसे जो भी सिम्टम्स बताए हैं, तो सर्वाइकल कैंसर के ही बताए हैं कि आपने मिक्स करके बताया है? नहीं, सर्वाइकल कैंसर
बेसिकली इसका मेन रीज़न है, मैंने पहले बताया, HPV है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। Okay. तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 90% सेक्सुअली ही ट्रांसमिट होता है। ओके। तो ये HPV के जब सर्विक्स पे जाके ऐसे सिम्टम्स करता है तो ये वाले मतलब लक्षण मिलते हैं। ओके। तो डॉक्टर साहब एक चीज़, जैसे अगर किसी को इसके बारे में पता करना है, जैसे मान लो अगर अवेयर होना है कि मुझे ये चीज़ हो तो नहीं रही है, तो हमारे माइंड को पहले से वो होता है ना कैच करने की, यार ये चीज़ तो नहीं है कहीं, तो वो पकड़ में कैसे लेके आए कि हमें पता कैसे चलेगा? बेसिकली हमारा मेन फोकस अवेयरनेस पे ही है, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी हर जगह अवेलेबल है, बट पेशेंट को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले कैसे अवेयर करवा सकते हो, अर्ली डिटेक्शन कैसे हो सकती है, अगर आप 21 to 25 की एज में हैं तो एक टेस्ट का नाम होता है पैप टेस्ट, PAP, पैप स्मेयर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, सर्विक्स से आपका एक सैंपल लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं कि कोई कैंसरस ग्रोथ तो नहीं हो रही। अच्छा। तो अगर आप हर 3 साल में एक बार ये टेस्ट करवाते हैं, आप बोलना चाह रहे हैं कि अगर वैसे नॉर्मल जैसे हम बॉडी का टेस्ट करवाते हैं, तो हमें ये भी एक रेगुलर जैसे, अगर आपके पास ऐसी हिस्ट्री है, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, इफ़ यू हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ओके, और वही जैसे मैंने बताया कि अगर कोई यंग लड़की शादी से पहले या 18 साल की उम्र से पहले ज़्यादा प्रेग्नेंट हो रही है या फिर ज़्यादा एक्टिव हो रही है सेक्सुअली, तो हमें ये सब स्क्रीनिंग करवानी पड़ती है। तो अगर आपकी एज 21 से 25 साल की उम्र है तो आप ये पैप टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें नॉर्मली फीमेल को लिथोटमी पोजीशन, जो हमारी डिलीवरी पोजीशन होती है, उस पर लेटा के एक स्पेक्युलम डाला जाता है, जिससे पूरा सर्विक्स अच्छे से विजुअलाइज हो जाता है। उसको दे के वहाँ से सैंपल लिया जाता है और उसमें हम माइक्रोस्कोप में ये चेक करते हैं कि कोई एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं पैदा हो रहे। तो उससे हम इजीली देख सकते हैं कि वो कैंसरस सेल है या नॉन कैंसरस सेल है। और अगर आपकी एज 25 से 29 के बीच में है तो आप करवा सकते हो HPV का DNA टेस्ट। मतलब आपके ब्लड में कहीं HPV वायरस तो नहीं आ गया। और अगर आप 30 से 65 साल की उम्र में, तो आप ये दोनों टेस्ट करवा सकते हैं हर 5 साल में। मतलब जैसे रेगुलर बॉडी चेकअप होता है, तो आप बोल रहे हैं कि ये भी एक टेस्ट अपनी बॉडी के लिए रखिए। मतलब ये फ्रीक्वेंसी बताई गई है कि आप इन टेस्टों को हर 3 साल में एक बार, और अगर आप 30 से 65 साल की उम्र है तो ये दोनों टेस्ट को 5 साल में एक बार ऐसे करवाएं। और अगर 65 साल के बाद कोई आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, पिछले 3 टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है स्क्रीनिंग करवाने की। और जैसे आपने बोला है कि मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आफ्टर मैरिड, मतलब आप सेक्सुअली जैसे एक ही अपने जैसे हस्बैंड के साथ ही रखते हैं, तो इसमें क्या चांसेस होते हैं, या मतलब कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं? ट्रूली फेथफुली मैरिड विद योर हस्बैंड, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। बट यस, एक और रीज़न भी है, ये अपने हस्बैंड से तभी ट्रांसफ़र होगा अगर हस्बैंड लाइक कहीं और सेक्सुअली एक्टिव, और कोई रीज़न नहीं है। मतलब तो क्योंकि तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब वुमेन से ही हो, मैन से भी है कि क्योंकि दोनों के वो रहेगा। वुमेन्स भी किसी से ट्रांसफर होके आया है, वुमेन को किसी फर्दर किसी मैन से ही वो, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज की तरह ही है। तो ये तो दोनों को मुझे लगता है केयरफुल रहना चाहिए। हम आगे में इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी अवेयरनेस के लिए या फिर इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट, क्योंकि एक बार अगर कैंसर हो जाए उसके लिए तो हमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या फिर सर्जिकल हम रिमूव करते हैं उस एरिया को, या फिर कुछ भी अगर नई सर्कमस्टेंसेस है तो हम हिस्टेरेक्टोमी मतलब यूट्रस को ही निकाल देते हैं, अगर लाइक फैमिली कंप्लीट है या फिर पूरी कंडीशंस फुलफिल्ड है। यस, और कुछ हमारे डाइटरी मैनेजमेंट भी रहते हैं। जैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें जो बॉडी का कैसे डायग्नोस, जैसे आपने थोड़ा सा बताया ही है कि कैसे पता लगेगा, और मैं चाहूँगी कि अब इस पर बता दें कि मतलब आगे इसका जो ट्रीटमेंट क्या है पूरा फर्दर जैसे डिटेल में, ताकि डायग्नोस तो इसका वही सबसे पहले हमारे पास पैप स्मीयर टेस्ट होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। बिल्कुल, उससे हम थोड़ा सा सैंपल लेते हैं सर्विक्स से, जिसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं और जिससे हम एबनॉर्मल सेल्स देख सकते हैं।
है। एक डिस्प्लेजिया नाम की कंडीशन होती है, प्री कैंसरस कंडीशन है, मतलब कैंसर से पहले होने वाली कंडीशन, वो पैप स्मेयर में आ जाती है। अगर वो आ जाती है तो हम मतलब अर्ली डिटेक्ट कर रहे हैं, हम कैंसर से जाने से उसको रोक सकते हैं। दूसरा वही HPV DNA टेस्ट, मतलब वो वायरस का हम DNA टेस्ट करवा सकते हैं अगर बॉडी में वो एक चीज और बोलूंगी, जैसे कहते हैं कि जेनेटिक तो इसमें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल है, जेनेटिकली फैक्टर, कोई भी कैंसर है उसका जेनेटिकली रोल रहता है। ओके, यस, जेनेटिक फैक्टर बिल्कुल है। अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। मतलब जैसे मान लो कि अगर कोई पीछे हमारा किसी को है तो ये जो माइंड अपना थोड़ा सा रखें और अपना बॉडी चेकअप जो है रेगुलर करवाते रहे ताकि ये चीज ना हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तीसरा हम इसमें बायोप्सी करवा सकते हैं, जिसमें मांस का टुकड़ा लेते हैं सर्विक्स से, और ये मतलब मेनली इनसे हम इनको डायग्नोस कर सकते हैं। बाकी जो कैंसर बहुत लास्ट स्टेज पे आ जाता है, जब जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस हो गया, वो फैल गया, तो वो पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ जाएगा उसके अकॉर्डिंग उस ऑर्गन के सिम्टम्स पैदा करेगा। लंग्स फेलियर, हार्ट फेलियर, जब कैंसर बहुत फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर फर्स्ट स्टेज पे आता है तो कुछ तो इसके रिएक्शन होगा बॉडी में, कि हमको कैसे पता लग रहा है कि हमें कुछ अलग सा? बिल्कुल, मैंने बताया वही जो हमारे पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, और इफ अगर लेडी का मेनोपॉज हो चुका है, मतलब पीरियड्स आने बंद हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर 1 साल के बाद भी उसको वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो भी वो कहीं ना कहीं एक दिमाग चाहता है वो कैंसरस हो सकती है। तो इसके लिए भी आपको लाइक अल्ट्रासाउंड वगैरह अपना लाइक टाइम टू टाइम उसको डिटेक्ट करवाने के लिए करवा लेना चाहिए। और ट्रीटमेंट हमारे पास कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जिकल थेरेपी या फिर डाइटरी मैनेजमेंट। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर ये फर्स्ट स्टेज में पकड़ आ जाता है तो इसका इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं तो ये कहना चाहूँगी, OPD में काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको एब्नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है, बहुत स्टिंकी स्मेल होती है या फिर इचिंग होती है, तो उनमें हम चाहते हैं कि हम पैप स्मेयर करते हैं। पैप स्मेयर का मतलब ये होता है कि वो जो डिस्चार्ज है वो एबनॉर्मल तो नहीं है, कहीं वहाँ पे कैंसरस सेल तो नहीं ग्रो कर रहे, कि सर्विक्स में इरोजन तो नहीं हो रहा, मतलब सर्विक्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो इसलिए वो, और फिर कुछ ऐसे हम डाइटरी मैनेजमेंट्स भी कर सकते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ साथ, ताकि वो जो कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, उसका बॉडी पे ज़्यादा गंदा असर ना है। क्योंकि कीमोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है, कैंसर सेल के साथ साथ बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी मारती है, इसलिए हमारा हेयर फॉल होना, ये सब चीज़ें जब होती है कीमोथेरेपी तो वो नेचुरल हो जाता है। तो जैसे फ्लेवोनॉइड्स एक केमिकल कंपाउंड है जो हमारे फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि एप्पल में, और वेजिटेबल जैसे ब्रोकली में पाया जाता है, स्पिनच में पाया जाता है, दालें हैं, तो ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। या फिर फोलेट खाना चाहिए, मतलब विटामिन B लेना चाहिए बंदे को उस टाइम पे जिसको भी कैंसर तो मतलब आपने डाइट भी बता दिया कि मतलब अगर कोई भी आपका पेशेंट, लाइक ये इन जनरल है, नॉट ओनली सर्वाइकल कैंसर, अगर कोई भी पेशेंट कैंसर से जूझ रहा है तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी ऐसी चीज़ है जो पेशेंट को काफ़ी वीक कर देती है। कैंसर को तो ठीक कर देगी अनडाउटली, तो आपको फ्लेवोनॉइड्स रिच डाइट लेनी है, जैसे कि एप्पल है, ब्रोकली है, पालक है, कॉर्न्स हैं, और फोलेट जिसमें विटामिन B ज़्यादा होता है, उसके लिए जैसे कि हमारे पास जितनी भी दालें हैं हमारी, ठीक है, या फिर विटामिन C है, स्ट्रॉबेरीज है, जितना चाहे आप उसका सूप बनाएं या जैसे किसी भी फॉर्म में जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। यस। तो ये लास्ट जो होगा क्वेश्चन मेरा, कि जैसे इसके हम कोई चीज़ की बीमारी होती है तो उसका साथ के साथ वैक्सीन हो जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो क्या इस जो हम टॉपिक ले रहे हैं तो उसका कुछ वैक्सीनेशन है? बिल्कुल वैक्सीनेशन है इसका। एक्चुअली HPV एक ऐसा वायरस है जिसके 200 से ज़्यादा स्ट्रेन्स हैं, मतलब बट मोस्ट कॉमन जो स्ट्रेन है 16 और 18 नंबर, ये थोड़ा बायोलॉजिकल चला जाता है। तो उसके लिए FDA हमारी जो है फूड कंपनी है जो USA की, जिन्होंने वैक्सीनेशन बनाई है, तो 3 तरह की वैक्सीन आती हैं, सर्वेरिक्स के नाम से, गार्डासिल के नाम से, और गार्डासिल 9 के नाम से। तो बेसिकली इसकी जो एज लिमिट है वो है, वैसे बोलते हैं 15 साल से पहले वैक्सीनेशन जब आप सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले इसकी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, 2 डोजेस। मान लो आज एक डोज लगी और दूसरी डोज आपको 6 से 12 महीने में लगवा लेनी है। पहली और दूसरी डोज में 5 महीने का ही गैप होना चाहिए।
ओके। और इन केस आप अपनी डोज मिस कर देते हो 15 साल की उम्र से पहले, तो आप बाद में भी लगवा सकते हो। अच्छा, उसका कुछ एज लिमिट है? उसके बाद आपको 3 डोज लगेंगी। ओके। उसके बाद आपको पहली डोज लगी, दूसरी डोज आपको 1 महीने बाद लगवानी पड़ेगी, तीसरी डोज आप उसके 5 महीने बाद लगवा सकते हो। ओके। और 45 साल की उम्र ही है इसकी मैक्सिमम एज लिमिट, उसके बाद कोई मतलब रहता जरूरत नहीं नहीं, है। क्योंकि ये एक रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है जब फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होती है। ये मेरे को लगता है मेरा ही क्वेश्चन है कि एक तो जैसे होता है ना कि पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, तो एक माइंड में रहता है कि कब होंगे, कौन सी एज लिमिट होती है, कईयों को पहले हो जाता है, कईयों को बहुत लास्ट में होता है। तो एक नॉर्मल जो होती है वो जैसे होता है कि एज कौन सी होगी? नॉर्मल इज 45 to 50। ओके। बाकी इट टोटली डिपेंड ऑन जेनेटिक्स, आपकी मदर के कब बंद हुए हैं या फिर उनकी मदर के फर्दर कब बंद हुए हैं। अच्छा, इस चीज का भी उस पे इस पे रोल बहुत है। इम्पैक्ट पड़ता ओके। है। तो पीरियड्स लाइक एट द एज ऑफ 40 और आफ्टर 45 क्या होता है, आपको थोड़े थोड़े सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाते हैं, 1 महीने आए, दूसरे महीने नहीं आए, 15 दिन में 1 बार आ गए, महीने में 2 बार आ गए। ये मतलब आप 45 के बाद बता रहे हैं कि 45 के बाद 45। बेसिकली क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो हमारा फीमेल हार्मोन है वो ड्रॉप होने लग जाता है 45 के बाद। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, फीमेल को सेक्सुअली एक्टिव रखता है, बेसिकली सुंदर रखता है, मैं ये बोलूंगी। तो 45 के बाद, पर आज तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि 40 ईयर्स के बाद ही बालों का झड़ना या स्किन में रिंकल्स होना, ऐसी ऐसी चीजें पहले स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये ईस्ट्रोजन ही है जो बॉडी को अच्छा रखता है फीमेल। तो इसको मेंटेन करने के लिए कुछ हो डॉक्टर साहब आपके पास टिप्स? तो आज मुझे लगता है लेडीज बहुत खुश हो जाएंगी ये टॉपिक लेकर। ईस्ट्रोजन का जो सबसे अच्छा मैं बोलूंगी वो है सोयाबीन। ओके। सोयाबीन में खूब मात्रा में ईस्ट्रोजन है, सो लेडीज ईस्ट्रोजन खाओ और सुंदर दिखो। वही मैं बोल रही ना, मेन टॉपिक तो लेडीज ने वही सोयाबीन खाए, सोया न्यूट्री खाए, सोया में सबसे ज्यादा ईस्ट्रोजन होता है। मतलब मैं एक नॉर्मल जो इजीली मिलने वाली चीज का बता रही हूँ। तो वैसे तो बहुत हार्मोन्स ऐसे थेरेपी चलती हैं या कुछ, जैसे कईयों को थायराइड है तो उसमें वो नहीं ले सकते, तो उसमें नहीं ले सकते, उसका बहुत वो रोल है ना। तो फिर उसमें क्या थोड़ा ले सकते हैं कि नहीं बिल्कुल अवॉइड करें? नहीं, बिल्कुल अवॉइड ना करें, आप अपना थायराइड मेंटेन करें, अपनी आप थायराइड की मेडिसिन डेली लेते रहें और सबसे बड़ी बात वॉक करते रहें। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जो हमने पीसीओडी पीसीओएस का डिस्कस किया था कि उसमें वॉक बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब जो आप अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हैं उसके तो फायदे कुछ अलग होते हैं। तो अगर आप थायराइड से जूझ रही हैं और आपको ईस्ट्रोजन भी चाहिए तो आप थायराइड को मेंटेन करें और अपना सोयाबीन भी लेते रहें। ओके, बिल्कुल। तो बस मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप अपने तरफ से कुछ टिप्स देना चाहेंगे ब्यूटीफुल लेडीज़ के लिए? मैसेज हो कि मेरा मैसेज यही है कि आपको भगवान ने लड़की बनाया, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए अपना रेगुलर चेकअप जरूर करवाते रहें, जो भी आपकी बॉडी की रूटीन चेकअप, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप फैमिली को स्वस्थ रख पाएंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे मैंने लास्ट बार में पूछा था कि जैसे पीरियड स्टार्ट होते हैं जिन लड़कियों का, उनका मतलब चेकअप करवाना जरूरी है या नहीं है? मतलब जैसे इस चीज को लेकर वो बिल्कुल जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कि आपको चेकअप करवाना है, बट हाँ अगर आपको बच्चे को फर्स्ट पीरियड्स आए हैं और वो आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं है या फिर कुछ आपको मदर को जो कैसे लग रहे हैं, कम आए हैं, ज्यादा है, बहुत दर्द हुई है, तो एक बार अपने नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट से आप पूछ सकते हैं भी एक रूटीन एग्जामिनेशन हो जाए, बस उसके लिए। तो बस मैं यही चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने इन्फॉर्मेशन दी है, आप लोग उस पर मतलब फोकस करें और अपना जो छोटा मोटा रूटीन चेकअप जो है ये तो करवाते ही रहें। और जो आज का मेन टॉपिक था वो ज़रूरी है। आई होप कि हमने काफ़ी सारी क्वेरीज जो है सॉर्ट आउट कर दी होंगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपका क्वेश्चंस हैं या आप और कुछ जानना चाह रहे थे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो बस अब मुझे लगता है काफ़ी तक तो टॉपिक जो है क्लियर हो चुका है। तो बस ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, फिर लेके आएंगे नया टॉपिक डॉक्टर साहब के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।